वेलकम टू सन फिज़िक्स। हमारा अगला वीडियो है डायमेंशन के यूजेस पे। ये इसका थर्ड यूज़ होगा। इससे पहले जो दो यूजेस हैं वो हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम जो थर्ड यूज़ के बारे में बात करेंगे वो है टू डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन डायमेंशन के यूज़ से कैसे डिराइव करते हैं, इसमें हम वो सीख रहे हैं। इसका थर्ड यूज़ है टू डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग गिवन क्वांटिटीज़। इसमें आपको कोई ना कोई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहा जाएगा। वो फॉर्मूला कुछ क्वांटिटीज़ पे बेस्ड होगा। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जांपल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच डिपेंड्स ऑन mass m of the bob, length l of the pendulum and acceleration due to gravity small g। अब जैसे इसमें कहा गया है कि टाइम पीरियड t जो है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है मास m पे, लेंथ l पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। डिपेंड करने का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम पहली क्वांटिटी की बात, मास की। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि t प्रोपोर्शनल टू m, ये भी डिपेंड करना होता है। इसमें क्या होगा कि मास अगर डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, मास हाफ कर देंगे टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि t प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, ये भी टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी पहले वाली से थोड़ी अलग है। इसमें क्या है कि मास को अगर डबल करते हैं तो टाइम पीरियड डबल यानी कि 2 टाइम्स, उसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर पावर -1 हो तो यहाँ पे मास बढ़ने से टाइम पीरियड कम होगा, मास डबल होगा, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स में जो मास की पावर है उसके हिसाब से टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी अलग अलग हो गई। तो इस तरह से जब हमने ये देखा है कि टाइम पीरियड जो है वो 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंसी उसकी पावर से क्लियर होती है कि उसको चेंज करने से टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें हम लेके चलते हैं कि सपोज़ m पावर a पे डिपेंड करता है। इसी तरह से टाइम पीरियड लेंथ की पावर b पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर c पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन 1 2 3 हमने नाम दे दिया। अब इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है t प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b, g पावर c। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वल टू में बदलना है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, t इक्वल टू k m पावर a, l पावर b, g पावर c। अब यहाँ पे जो k है दैट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो k को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका अगला स्टेप क्या है, इसे आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड की डायमेंशन ले लेते हैं। नाउ टेकिंग डायमेंशंस, लेफ्ट साइड में तो टाइम पीरियड है तो ना मास होगा ना लेंथ होगा, केवल टाइम होगा। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t1। और राइट साइड में k डायमेंशन लेस है, m मास है, l लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मास की डायमेंशन केवल मास, लेंथ 0 टाइम 0, लेंथ की डायमेंशन केवल लेंथ, मास 0 टाइम 0, एक्सेलरेशन LT-2 या फिर m0 LT-2। इसे हम लिख देते हैं, ये मास हो गया पावर a, ये लेंथ हो गया पावर b और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो m की टोटल पावर है उसको एक साथ करते हैं। देखिए m की लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में m पावर 1 होल पावर a, तो a तो यहाँ आ जाएगा। अगर पावर को अंदर लेके जाते हैं तो
ये रिजल्ट हो जाएगा। हम पावर्स को ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहे हैं तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे m पावर 1 द होल पावर a, तो m पावर a हो जाएगा। l पावर 0 होल पावर a, पावर 0 रहेगा। t पावर 0 होल पावर a, पावर 0 रहेगा। ऐसे ही अगले टर्म में, ऐसे ही उससे अगले टर्म में। अब यहाँ देखिए राइट साइड में जो m की टोटल पावर है वो a है, 0 है और 0 है, तो टोटल a हो गई। l की टोटल पावर 0 प्लस b प्लस c, और t की टोटल पावर 0 प्लस 0 प्लस -2c। ये इस तरह से हम इसे समराइज कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में m पावर 0 है, राइट हैंड साइड में m पावर a है। लेफ्ट हैंड साइड में l पावर 0 है, राइट हैंड साइड में l पावर b प्लस c है। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पावर 1 है, राइट हैंड साइड में टाइम पावर -2c है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को इक्वेट करते हैं। क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, a 0 b प्लस c 0 और -2c 1। अब इन सभी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b और c की वैल्यूज भी आ जाएंगी, a 0 b 1/2 और c -1/2। अब जो सबसे पहले इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें ये वैल्यू हमारे पास, ये जो 4 इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4 वो ये थी। इसमें a की वैल्यू 0, b वैल्यू 1/2 और c वैल्यू -1/2 रख देते हैं। ये रिजल्ट आ जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, g पावर -1/2 था, फ्रैक्शन के नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों पावर 1/2 है तो कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है। इस तरह से फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। अब और क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, द फ्रीक्वेंसी f ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन, यानी कि जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो है फ्रीक्वेंसी, और जिन क्वांटिटीज पे वो डिपेंड कर रही है वो क्या क्या है, वो है लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m इन द स्ट्रिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो स्मॉल m है वो मास नहीं है, सिर्फ वो है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमें क्या करना है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर f। तो f का फॉर्मूला डायमेंशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, अब इसमें ये देखिए जो f है वो एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसकी पावर a ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से वो टेंशन T पे भी डिपेंड करता है तो उसकी पावर b ले लेते हैं, और मास पर यूनिट लेंथ m पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर c ले लेते हैं। इनको कंबाइन करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है f प्रोपोर्शनल टू l पावर a t पावर b और m पावर c, या फिर f इज इक्वल टू k l पावर a t पावर b m पावर c, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो हमारी कैलकुलेशन में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए लास्ट एग्जांपल में भी और इसमें भी हमने पावर्स को ए बी सी कंसिडर किया, और उन पावर्स ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली और फॉर्मूले में उसको रख दिया, बस फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो ये कॉमन मेथड रहेगा डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए एल तो क्लियर है, लेंथ है, उसका डायमेंशन एम हो जाएगा। टी टेंशन है और टेंशन टी इज इक्वल टू फोर्स, तो इसका मतलब टेंशन टी के लिए हम फोर्स वाली डायमेंशन ही यूज करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू m1l1 t पावर -2, और स्मॉल m जैसे कि मैंने बताया था वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास बाय लेंथ यानी कि m बाय l, l ऊपर आ जाएगा तो डायमेंशन हो जाती है m1l-1।
हमारे पास अगर हम डायमेंशन लें तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन केवल फ्रीक्वेंसी है टाइम -1, तो m0 l0 t-1, और राइट साइड में l पावर a था, l लेंथ है तो सिंपली l ले लेंगे। उसके बाद फोर्स या टेंशन पावर b था, तो m1 l1 t-2 पावर b, और उसके बाद था मास पर यूनिट लेंथ पावर c, स्मॉल m पावर c, तो उसकी डायमेंशन m1 l-1 पावर c। या फिर जैसे कि पहले किया था हमने, जो पावर b थी वो अंदर ले आए, तो m पावर b l पावर b t पावर -2b, और उससे अगली टर्म में m पावर c l पावर -c, तो m की टोटल पावर, l की टोटल पावर और t की टोटल पावर। ये बन जाएगा। अगला स्टेप जैसे हमने पहले किया था, m की, l की और t की जो पावर है दोनों साइड, उनको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग पावर्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में m पावर 0 है, राइट हैंड साइड में b प्लस c है, तो b प्लस c 0, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से l की पावर राइट साइड में a प्लस b माइनस c है, लेफ्ट साइड में 0 है, सो 0। उसके बाद -2b इज इक्वल टू -1। अब इनको सॉल्व करें अगर, तो a -1, b 1/2, c -1/2, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a b c की वैल्यू हमें निकालनी होती है, और पहले वाली इक्वेशन जो थी इक्वेशन नंबर 4, उसमें उसे पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 4, a b c की वैल्यू हमारे पास है, उठा के इसमें रख देते हैं। ये रिजल्ट आ जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्टीमेटली k/l रूट t/m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है डायमेंशनल मेथड से। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आपके सामने ये जो 2 एग्जाम्पल थे, इसके आप प्रैक्टिस करके और भी तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और जो डायमेंशन के 3 यूज़ हैं इस वीडियो के साथ, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे हम डायमेंशनल मेथड की ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, यानी कि लिमिटेशंस, यानी कि डायमेंशन हम यूज़ करते हैं उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब जैसे इस फॉर्मूले के अंदर ये जो k कांस्टेंट है, इससे पहले भी k कांस्टेंट था, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, पर कितना होगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस तरह से और भी ड्रॉबैक्स हैं, वो हम अब आगे स्टडी करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला, दिस मेथड गिव्स us no information about the dimensional constant in the formula। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, किसी फॉर्मूले में 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 1/2 है, या e है, e फॉर एक्सपोनेंट, तो अगर वो फॉर्मूले में है तो वो हम डायमेंशनल मेथड से पता नहीं कर सकते। तो एक तरह से करेक्टनेस चेक करने में भी, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, हाफ की जगह 3/5 भी अगर लिख दिया जाए, उसे डायमेंशनली चेक करने के लिए कहा जाए, तो हम तो उसे करेक्ट कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि डायमेंशनली वो करेक्ट आ जाएगा, बट इट डजंट मीन कि वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, अगर वो इक्वेशन के अंदर है तो हम उसकी करेक्शन चेक नहीं कर सकते। इसी तरह से इफ़ द क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फैक्टर्स, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। जैसे इसमें हमने क्या लिया, लेंथ पे, टेंशन पे, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता था, तो हमने निकाल लिया। इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो जाती तो फॉर्मूला डिराइव करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड करेक्टली यूजिंग डायमेंशंस। जैसे किसी में साइन थीटा आना है, किसी फॉर्मूले में टेन थीटा लॉगरिथम आना है, तो वो भी हम डायमेंशन की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती। इफ इन ए रिलेशन और फॉर्मूला देर आर मोर देन 1 टर्म ऑन एनी साइड, देन करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड। जैसे इक्वेशन ले लेते हैं हमने,
अपनी छोटी क्लासेस में की है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो लेफ्ट साइड में s सिंगल टर्म है, राइट साइड में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर दो टर्म है। तो अगर एक टर्म भी दे दी जाए और डायमेंशनली चेक करने के लिए कहा जाए तो आप उसे गलत प्रूव नहीं कर सकते, जबकि टेक्निकली यह फॉर्मूला गलत है। इसका मतलब इक्वल टू साइन के किसी भी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो भी हम फॉर्मूला करेक्ट फॉर्म में डिराइव नहीं कर सकते। एंड लास्ट, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर द क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर, यानी कि डायमेंशनल मेथड से हम किसी क्वांटिटी की वेक्टर या स्केलर नेचर के बारे में पता नहीं कर सकते। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसमें अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो जो पिछली वीडियोस हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर वो लिंक खोल के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।